आई एम ओवरवेल्म्ड, बहुत ज्यादा गदगद हूँ। मेरे लिए एक क्या कहते हैं इमोशनल पल है ये कि मैं अपने जीवन को एक नई दिशा दे रही हूँ। जहाँ मैं सिविल सर्विसेज के लिए सोचती थी कि मैं एक अधिकारी बनूंगी और मुझे एसडीएम या डीसी बनना है, शायद प्रकृति ने कुछ और लिख रखा था। अब राजनीति की तरफ चले हैं तो वहाँ नए मुद्दे, नए आयाम रहेंगे, नई चीजें रहेंगी। शायद मैं अच्छी अधिकारी ना बन पाती, अब शायद मैं अच्छी नेता जरूर बन सकती। आज आदरणीय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महासचिव और हमारे सांसद आदरणीय नीर सिंह सुरजेवाला जी के नेतृत्व में बहन श्वेता ढूंढ जी ने और सैकड़ों युवाओं ने और बुजुर्गों ने और मातृशक्ति ने कांग्रेस ज्वाइन की है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रार्थना करूंगा हम सब के नेता और इस इलाके की शान और हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला से प्रार्थना करूंगा कि अपना संबोधन रखे। आदरणीय सुरजेवाला हमारा सीएम कैसा हो? आदर और सम्मान के योग्य जुझारू नौजवान की आवाज लगातार उठाने वाली और हरियाणा के कोने कोने के उन सारे नौजवानों जिनका कोई बात नहीं सुनता था, उनकी बात उठाने वाली आदरणीय श्वेता ढूंढ जी, मेरे भाई सतबीर भाना जी, भाई ईश्वर नैन जी, सभी मेरे बड़े बुजुर्गों, मातृशक्ति, नौजवान साथियों, छोटे भाइयों, हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण समय आज है। कई साल पहले जब खट्टर सरकार ने नौकरियों की धांधली और हेराफेरी शुरू करी तो मैंने ये देखा कि राजनीतिक पार्टियों से ज्यादा और हम सबसे भी ज्यादा एक लड़की है अकेली जो लड़ती है नौकरी में जवाबदेही के लिए। किसी का बच्चा लायक है, काबिल है, गुणी है, शिक्षित है, पर हरियाणा की ये विडंबना है कि रोजगार नहीं। एक बार झूठे क्लर्क लगाए थे, उनमें से आधे नौकरी से निकाल दी, उसके बाद हरियाणा में कोई नौकरी लगी नहीं। अब 10 साल निकाल। उसके बाद जजपा आई, उन्होंने थोड़े सब्जबाग नौजवानों को दिखाए और नए नए लड़कों को उन्होंने जोड़ लिया। उनकी भी पोल खुल के आपके सामने। सबसे पहले सत्ता की मलाई खुद खाई, 23 महकमे खुद लिए, पूरी नोच जैसे अपने कहते हैं बांगर में खूब काचे काटे और बाकी बच्चों को अपने भरोसे छोड़ दिया। अपने दुर्भाग्य ये हरियाणा का कि राजनेता जो हैं, जो सत्ता में आते हैं, उससे पहले वो मीठी गोली चुसाते हैं बच्चों को। कोई बांटता है, कोई चुसाता है, और उसके किसी को आप कोई इंस्पेक्टर लगाता है, कोई थानेदार लगा दे, कोई कांस्टेबल लगा दे, आखिर में लगता कोई है नहीं। और अपने इस इलाके में खास तौर से कैथल, जींद, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अम्बाड़ा, ये पूरी बेल्ट आ गई, हिसार तक चली गई। अब यहाँ रोजगार का साधन बचा नहीं। जमीन की जोत आप मुझसे ज्यादा जानते हो, पहले बहुत कम है। आगे 4-4 बाढ़त हो गए, ये जमीन रही नहीं, डबडी में आ रहे हैं ज्यादातर। और जो बगैर जमीन वाले थे, गरीब, रविदासिया, वाल्मीकि, बैकवर्ड, उनके पास पहले जमीन नहीं थी। बहुत सारे लोग तो कैथल आके बस के रोजगार रोटी की तलाश में, पर यहाँ भी सबके लिए कहाँ रोजगार रोटी। नतीजा ये हुआ कि बच्चे पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, लायक हैं, पर भूखे मरने लगे। और ऐसे में एक आशा की किरण चमकी जिसका नाम है श्वेता ढूंढ। मैं तो तब तो अकेली लड़ने लग रही, किसी की परवाह किए हो, किसी राजनीतिक पार्टी की परवाह किए हो। पार्टियां नहीं लड़ रही थी जिनकी जिम्मेवारी थी, नेता भी नहीं लड़ रहे थे, वो अकेली लगी हुई। तब मुझे पहली बार मैंने श्वेता ढूल का नाम पढ़ा, फिर मैंने इनको टेलीफोन किया और फिर मैंने इनके साथ मिलके जो बच्चों की आवाज है उसे उठाने का काम किया। ये मेरा इनका लगाव है। न्याय की लड़ाई जो लड़ता है, निर्भीकता से लड़ता है, निडरता से लड़ता है, वो श्वेता ढूल।
मालूम नहीं था कि 3 काले कानून कभी वापिस होंगे, कौन मानता था। परंतु एक लड़की फिर लगी रही, फिर मैंने देखा अकेली बस कि कोई जरूरत नहीं किसी की, मुझे जूझना है और जो बात सही है उसके लिए लड़ना, वो भी श्वेता जी। मैंने फिर देखा, फिर हमने बात की और लगातार फिर हम एक दूसरे के साथ कई सालों से काम करते आए। कोई भर्ती हुई, कोई नौकरी हुई, जहां गड़बड़ होती है वहां श्वेता ढोल सबसे पहले पहुंच जाती है। और ये अपने इलाके की, इस बिटिया की ये खूबसूरती भी है, ये इसका संकल्प भी है। राजनीति में कई प्रकार के लोग कामयाब हो जाते हैं, छल कपट वाले ज़्यादा जल्दी कामयाब होते हैं, मात्र साथी कम होते, पाते को है तो कड़वा बोल रहे, क्यों सच बोल रहे। अच्छा, फिर कलायत हुआ, नरवाना हुआ, कैतड़ हुई, थोड़ा अपना स्वभाव भी ऐसा ही अड़ग सा है, आप साफ बात कहे बगैर मानते नहीं, चाहे अगले की रसीद देनी पड़े, अपना ये स्वभाव का हिस्सा। इसलिए जो बांगर की बेल्ट जिसको कहते हैं, आगे नारनौल से आगे तक चली गई, इसका एक हिसाब है कि ये मतलब सच बोलेंगे चाहे कड़वा, और उसका नतीजा ये होता है कि मीठी गोली वाले ज़्यादा अच्छे लगने लग जाते हैं और सच बोलने वाले कई बार बुरे लगने लग जाते हैं। हरियाणा में आज के दिन ये परिस्थिति है। इन्होंने तो हरियाणा का सारा खजाना लूट लिया और कब्जा कर लिया, बीजेपी और जेजेपी दोनों ने मिलकर, खट्टर साहब और रोशन चौटाला। पर आज इन्होंने प्रांत को यहाँ पहुँचा रखा है कि सरकार अगर बदल भी जाए लोगों के आशीर्वाद से, तो बच्चों को रोटी देना बहुत बड़ी चुनौती होगी, कुछ नए सिरे से नई बात सोचनी पड़ेगी। और अपना तो ये सारा इलाका डार्क जोन में होता है। आप ट्यूबवेल का अगर नीचे चला जाए पानी, आप कुआं आके नहीं रख सकते, मोटर बड़ी नहीं करवा सकते। नहरी पानी की अपने पहले भी किल्लत थी, अब और ज़्यादा किल्लत। और अपनी वाटर टेबल, अब तो सीवन अपने यहाँ सबसे जरखेज इलाका माना जाता है। अपने सारे जितने गाँव जिले के सीवन को जरखेज गांव मानते हैं पानी के हिसाब से। उन्हीं का पानी 400 फुट पे चला गया। आप कहाँ से आगे बच्चे रोटी क्या खाएंगे, सवाल ये। रोजगार है नहीं, रोटी है नहीं, बेटियां क्या करेंगी, बेटे क्या करेंगे। हम दोनों को तो इस बात की भी चिंता है, हम क्या बनेंगे नहीं बनेंगे वो तो परमात्मा और लोग फैसला करेंगे, लोग ही परमात्मा है। परंतु उससे ज़्यादा ये है कि हमारा प्रांत बचेगा कैसे, अपना इलाका बचेगा कैसे। जिन्होंने तो काचे काट लिए पीछे, उनकी तो अलग बात, ये लोग तो अभी तक भुगत रहे और एक उम्मीद नहीं। तो इसलिए मैं आपको केवल हाथ जोड़ के एक बात कहूँगा, आपसे ज़्यादा समझदार और आपसे ज़्यादा तजर्बेकार कोई ना। श्वेता तो ज़्यादा तजर्बेकार है ना मैं। आपने ज़िंदगी देख रखी है, बिता रखी है। जो मेरे छोटे भाई खड़े, मैं इनको भी कहता हूँ, जब तक आप राज के अंदर हिस्सेदारी नहीं करोगे। देखो, कलायत जो है मेरे पिताजी की कर्म भूमि, और सुरजा खेड़ा, ये पता नहीं श्वेता आपको मालूम है कि नहीं, कलायत का हिस्सा होता है। जी सर। नरवाना में बाद में गए, हल्काबंदी होती रहती है ना, तहसील बदलती रहती है सीमा उसकी। तो जब सीम बदली तहसील की तो गया, नहीं तो जो ओरिजिनल मेरे पिताजी ने जब राजनीति शुरू करी थी तो सुरजा खेड़ा और अपना ये सारा बामनीवाड़ा, ये सारा जो अपना ये सारा कलायत का हिस्सा हुआ करता था। और फिर धीरे धीरे हुई, फिर देवीलाल को ये लगा कि इनके जिले के टुकड़े करो ताकि इनकी ताकत कम हो जाए। तो उनका स्वर्गवास हो गया, मैं कोई उनकी आलोचना नहीं कर रहा, होता ही है जो राज में। तो उन्होंने हमारे जिले के टुकड़े करे, फिर पार्लियामेंट के टुकड़े करे, फिर पिछली बार जब चौटाला का शासन था, हल्काबंदी हुई, फिर दोबारा हमारे टुकड़े करे। फिर उन्होंने ऐसा करा, जींद को तो 5 हिस्सों में टुकड़ा दिया कि यहाँ से कोई आदमी एमपी ना बन जाए कभी। आप कभी ध्यान दे के देखिए, उचाना तो मिला दी हिसार में पार्लियामेंट, और जींद और सफीदों और जुलाना मिला दिया सोनीपत में। कलायत जो एक समय में जींद का हिस्सा थी, उसे यहाँ लाके कुरुक्षेत्र में लड़ा दिया।
और नरवाना उस सिलसिला में लड़ा लोग एक रहेगा बनोगे बने नहीं सकता कोई है जी। ऐसा इलाज बांध दिया उन्होंने कि इतने टुकड़े कर दो, नहीं तो जींद एक पार्लियामेंट बन सकती थी और इधर जींद और कैथल मिला के भी एक पार्लियामेंट हो सकती थी बड़े आराम से। स्वभाव निहार भी मिलता है, खाप भी आपस में मिले, लोगों का निहार भी मिले, तो एक पार्लियामेंट यही बन सकती। जरूरत थी तो उपलाड़ा बरवाड़ा नारनौल का कोई एक हिस्सा और लग जाता, यही एक पार्लियामेंट पूरी बनती, बट नहीं बनने। मैं इसलिए आपको ये कहा कि ये राजनीतिक ताकत की कमी की वजह से एमएलए तो किसी ने बनना ही है, इलेक्शन होगा तो कोई तो एमएलए बनेगा, ये तो है नहीं। मैं भी चाहूँ कि रुक जाए तो रुक नहीं सकता कोई। एमपी भी चुनाव होएगा तो किसी ने बनना। एमएलए एमपी बनाने से आपका काम नहीं चलता। कड़वी बात ये चल रहा हो तो मुझे बताओ, नहीं तो चल ही जाता, हमारी कोई लोड नहीं थी, ना इसकी गुड़िया की जरूरत थी ना मेरी लोड। एमएलए एमपी बनाने से अपना काम नहीं चलेगा, क्योंकि उससे ना तो आपको राज के अंदर हिस्सेदारी मिल रही, आप सशक्त रहे हैं, ना तो आप पूरे उड़न कर रहे, ना पूरे उड़न कर पा रहे। ये बात है। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अब समय आ गया है, जब तक हम राज के अंदर हिस्सेदारी नहीं करेंगे और उस पर आप काबिज नहीं होगे, काठी नहीं डालोगे, उसके ऊपर सवार नहीं बनोगे आप खुद, तब तक कल्याण नहीं होगा हमारे बच्चे का। तो मैं आपसे केवल ये कहना चाहता हूँ, देखो पीछे भी मैं अकेला एमएलए बन जाता हूँ, बाकी सीट काम के साथ जाता हूँ, इनका मेरे वाले में भी चूक लग गई तो ये ले, तो अल्टीमेटली ना 5 उस तरफ वाली आई, ना 4 उरली आई, ना तो आपके साथ नहीं। मैं वैसे कह रहा हूँ, आखिर में नुकसान किसका हुआ? इलाके का नुकसान होता है। मैं 2 बातें कहा करता हूँ, इलाका से तो लीडर आज बनता है, बड़ा होता है, और लीडर से इलाका बड़ा होता है, दोनों बातें सच। मैं 2-3 उदाहरण दूँ आपको, आप मुझसे ज़्यादा तजर्बेकार हो, मैं अपने छोटे भाइयों के लिए दे रहा हूँ। एक ज़माने में चौधरी बंसीलाल जी होते थे, वो भिवानी की नुमाइंदगी करते थे, दादरी जिसे आज कहते हैं उसकी भी, कुछ महेंद्रगढ़ के हिस्से की भी, जिले तो बदलते रहते हैं, थोड़ा इलाका हो। उन्होंने टिब्बों के ऊपर पानी चढ़ा दिया है जी, लिफ्ट से, फुहारा सिस्टम, टिब्बों में फुहारों से जी, और लिफ्ट से रजवाए उठा के चौधरी बंसीलाल ने पानी चढ़ा दिया कांग्रेस की सरकार। उनकी जाने के बाद हर आदमी का समय उसमें चले जाना। आज भिवानी और दादरी के पास वो ताकत नहीं है। सच है मेरी बात? सही है, बिल्कुल। एमएलए एमपी वजीर तो अभी भी है वहां से, वजीर भी हैं, एमएलए भी हैं, एमपी भी हैं, कुछ कोई नहीं रहा। अपने पड़ोस में भजन लाल जी हिसार से बना करते थे, हिसार फतेहाबाद तब एक ही जिला, जब तक वो थे हिसार की चला करती। उनके जाने के बाद हिसार में एमएलए भी है, वजीर भी है, एमपी भी बनता है, राज भी। ओम प्रकाश चौटाला और के परिवार का कोई जिला ही नहीं, अगले कबायली हैं, इधर से आगे टेक लिया, सामान आगे का आगे टेक लिया, इसलिए उन्हें परवाह कोई नहीं है। हाँ, जहाँ मर्जी आता वहाँ सामान टेक लेते हैं जाकर, तो कोई अपना सामान मतलब गले ठाए थे। मैं आपसे 2 उदाहरण इसलिए दिए कि उनके पास अगर ताकत गई तो उन जिलों के आम साधारण आदमी का, जो उनको नहीं भी जानता था, उसका भी लाभ। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं 10 साल वजीर रहा, मान साहब तो अब स्वर्ग में जिंदा नहीं। जो मुझसे वो कह दिया करते थे, या जो पिताजी कह दिया करते थे, पिताजी भी नहीं रहे, उनका पुराना बूढ़ों के साथ उठ बैठ थी, सवेरे आ जाते, चाय पीते, यहाँ बैठ के गपशप मारते, कभी पीछे बैठ जाते, कभी सैर करने आगे चले जाते। जो काम की पर्ची वो उनको दे जाया करते थे, वो मुझे दे देते थे, मैं वो करवा देता। उसके बाद ऐसे ही गुलाचीका में, ऐसे ही कुंडरी में, जो मुझे पर्ची दे गया कोई भी, 5 आदमी गांव के भी दे गए, 1 आदमी भी देगा, बालक भी कोई दे गया, जो बात होने वाली थी 20-50 लाख रुपए में ट्यूबवेल लग जाता है, करोड़ 1 रुपए में पानी की टंकी बन जाती है, करोड़ 2 करोड़ में सड़क बन जाती है,
बिजली घर और 4 करोड़ में बन जाता है। जितने बिजली घर हैं अपने जिले के 82 बिजली घर मैंने बनाए थे, पिछले 9 साल में 6 और बने, 10 साल में 82 बनाए। फिर नरवाना के साथ सीम रखा था किलायत को। मुझे नहीं पता आप में से कितने साथियों को, बुजुर्गों को तो पता होगी। अपना ये जो डूंगर खा के ठड्डों पे मेरे बाबूजी ने बनाया था ना जी 220 केवी, इससे किलायत जुड़ा हुआ था। और दूसरा तीकरम में पिताजी बना के गए थे 220 केवी, जहाँ थर्मल से लाइन आती है बिजली। एक ही अब आबादी बढ़ गई, बच्चे बड़े हो गए, लोड बढ़ गया, किसी ने बीच में कुछ करा नहीं। फिर मैंने पूछ के बागता में एक और बनाया और उसको नरवाना से अलग करके सीधी लाइन थर्मल पावर स्टेशन से यहाँ लगाई जाए, ताकि किलायत डिपेंडेंट ना हो, ना कैथड़ पे निर्भर हो, ना नरवाना पे निर्भर हो। क्यों रहे? किलायत का अपना खुद मुख्तियार। तो एक आपकी बिजली चलती है तीतरम से और एक चलती है वहां से अपने बागता से, इसलिए कि मुझे पता है कैसे चलानी है। फिर सारे घरों की बिजली और अपने किलायत, नरवाना, उचाना, कैथड़ के एक तो दूध पिलाने के समय जरूर जाती, बालकों के रोटी खाने के समय, पढ़ने के समय जरूर खाती, क्योंकि सारी वो बिजली आती है उसमें घूगी लगा रखी है हमने ट्यूबवेल पे, या उसे भैया कुछ भी कहते हैं यहाँ पर। वो ऑन हो जाती, वो घर की भी हो जाती, वो फूक जाते हैं हमारे ट्रांसफार्मर। मैंने सारे अलग ही कर दिए पूरे हरियाणा के 7,500 गाँव में। तो उसका नतीजा ये हुआ कि अब किसान को पता है मेरे को सरकार की मर्जी है, 6 घंटे दो 8 दो तो सरकार की मर्जी है, परंतु मैं जब बिजली कम, अब बिजली कम हो गई, इन्होंने बढ़ाई नहीं 10 साल से। सारे बिजली घर आपके अजीज के लगाए हुए, जितने बिजली घर हरियाणा में एक समय में पिताजी ने लगाए, और उसके बाद जब दोबारा सरकार बदली तो 10 साल बीच में देवीलाल जी ने कोई नहीं लगाया। 10 साल के बाद फिर सारे थर्मल में दोबारा लगाए, 10 साल से ही भी इन्होंने कोई नहीं लगाया। तो चीज तो उतनी है, वो कम तो होनी है, धीरे धीरे बिजली का संकट दोबारा आ जाएगा। मैंने आपको ये बात इसलिए कही, एक आदमी है जिसे काम करने की लगन है। हमारे पास 10 रुपए का काम था, हमने 10 रुपए का कर दिया। मेरे पास नौकरी लगाने का अख्तियार नहीं था, नहीं लगा पाया। जितने लगते हैं आदमी थोड़ा अपने हल्के का करता है, ये भाई कि उनसे पर्ची लेनी होती है। आदमी कोशिश करता है 2 बच्चों को सारा लग जाए तो तेरे को भी राजनीतिक लाभ हो। पर जो 2 बद्दी लग पाए, वो कलायत में, कुंडरी में, गुला चीका में, आपका स्वाभाविक अख्तियार है। पूरे हरियाणा में इतने बिजली घर लगाए, कोई बच्चा आ जाता है भैया मेरे भाई साहब वायरमैन का डिप्लोमा की वजह फलाने जगह चिमड़ जा, बोला भाई साहब अगले जिले में नहीं जाऊँ तो उर्ले में चिमड़ जा। जहाँ आपके हाथ में तो दस्तखत करके दे दे, तो खट्टर लगा हुआ जाड़े दुनिया के, ये तो खट्टर की पर्ची आएगी तो लगेगा, नहीं तो ये तो टेम्परेरी है, लग जाते बच्चे का काम चला रहता है, इतने और आगे देख ले कोई ढंग। मैं आपको केवल इसलिए कहना चाहता हूँ, श्वेता तो एक अकेली है, परंतु आप उसका परिवार हो, आप उसके संरक्षक हो, आप उसके अभिभावक हो, आप माँ बाप, काका ताऊ भाई आप ही हो। तो हम आगे तब बढ़ पाएंगे जब आप हमारी बात पर विश्वास करके आप हमारी मदद करो। नहीं तो हम भी एक बार डैल पढ़ांगे, एक बार खड़े हो जाएंगे, एक बार फिर डैल पढ़ेंगे, इतने पहलवान की सांस निकल लेती। एक बार जाओगे, एक बार इसके नजदीक सी लगा के एक पे सतबीर गेड़ दिया। तो इसलिए हम सारे मिलके एक आदमी की जी पुंजड़ पकड़ के उसके कहने से पर्ची देनी पड़ती, तब जाके राज, नहीं तो राज नहीं मिल सकता इलाके। और हम ऐसे ही खराब होते हो, हमारी तो कट गई और कट जाएगी, कोई बात नहीं, पार्टी ने बड़ी इज्जत दी। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, मेरा ना तो मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे, ना केंद्र में मंत्री थे, ना अपने पास कोई धन दौलत रुपया पैसा के उससे कुछ कर लें, अपनी मेहनत से अपना शरीर गाड़ के मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे। आपका आशीर्वाद ऐसा है कि जहाँ हाथ लगा दिया वहाँ जीत के आए, हार के नहीं आए। ये परमात्मा की देन होती, कोई आदमी के पास तो कुछ नहीं है ना, उतना ही मेरा और 4 इंच जिससे फालतू का होगा, इससे फालतू का है नहीं, किलो 2 किलो कम ज्यादा वजन होगा, परंतु आदमी अपनी मेहनत कर सका। आड़ी तो अपने खेत के अंदर कोशिश कर सकता कि खेत समर जाए,
बाकी तो अगर परमात्मा ओढ़े गेड़ देगा तो कह देगा संवरेगा। परमात्मा भी थोड़ी मदद करता है, लोग मदद करें तो आगे आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको सिर्फ इसलिए ये कहता हूँ, ये अपने एक मिशन लेके मेहनत में लगी हुई है, आपका प्रेम आशीर्वाद रहे, हम तो सब इकट्ठे हैं और जो मुझसे मदद हो सकेगी मैं करूँगा। जो मुझसे मदद हो सकेगी, जितनी अगर 10 की ताकत है तो 15 की ताकत है। आप मदद कर दीजिए। क्योंकि अगर आप मदद नहीं करोगे ना, फिर क्या होगा, वो बाबा खड़क सिंह वाली बात हो जाएगी, फिर कोई विश्वास नहीं करेगा किसी पे जो वाकई में काम करना चाहता है। अगर सारे लोग रुपयों से ही जीत पाएंगे तो फिर हम लोगों का तो नंबर नहीं पड़ सकता। अगर रुपया पैसा ही या गुंडागर्दी ही क्राइटेरिया है तो फिर मुझको और इसको तो रिटायर हो जाना चाहिए, हमारा नहीं है कोई चांस। मेहनत करके अपने खेत, जो लोग हैं अपने खेत को संभाल के उसमें से फसल काटने की उम्मीद करने वाला अगर आगे बढ़ पाएगा तो हम आगे बढ़ पाएंगे। अब राजनीति में रुपया पैसा और गुंडागर्दी एक मॉडल बन गया है, मानता हूँ, परंतु हम अभी भी जिंदा इसलिए कि हमें लगता है कि ना बहुमत जो है 90% लोग ना गुंडागर्दी को पसंद करते ना रुपया पैसे को पसंद करते। वो पसंद करते हैं ईमानदारी से कोई सेवा करने वाला, काम करने वाला बंदा अगर मिल जाए तो। सारे हल्कों को तो मिल भी नहीं पाता ऐसा। तो इसलिए बस मेरा आपसे इतना ही कहना था, आप अपना आशीर्वाद इस पे रखिए और हम मिल के मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे अपना इलाके को हम संभाल सकें।